नमस्कार, मैं डॉक्टर चेतना थापा और आज का मेरा टॉपिक है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन और साथ ही साथ ग्रेडिंग। अब हम बात करते हैं कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन मूल्यांकन कहीं ना कहीं हम इसलिए करते हैं कि हम बच्चे के संपूर्ण विकास के, उसके व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास के बारे में जान सकें। बच्चों का आकलन हम सिर्फ उसके ज्ञान, एक विषय वस्तु के ज्ञान से संबंधित ही नहीं करते, बल्कि उसके अन्य जो ज्ञान के अन्य क्षेत्र हैं उसमें उस बच्चे की क्या भागीदारी रही है उसका भी हम आकलन करते हैं। इसी तरह से हम एक बच्चे की जो अचीवमेंट है इसको हम बेसिकली दो एरियाज़ में, स्कॉलिस्टिक और को स्कॉलिस्टिक, शैक्षिक और गैर शैक्षिक, इन दोनों एरियाज़ में आकलन करते हैं। बेसिकली असेसमेंट का जो रोल है वह सिर्फ यही नहीं होता है कि हम बच्चे की अचीवमेंट को असेस करें, बल्कि एक शिक्षक उन बच्चों की मदद करता है ताकि वह अपने ज्ञान को एक्वायर कर सके, उनको वह उस प्रकार के अनुभव देता है, उस प्रकार के लर्निंग एक्सपीरियंसेस देता है ताकि बच्चे एक अच्छी और बेटर अंडरस्टैंडिंग अपने सब्जेक्ट्स में कर पाएँ। असेसमेंट जो है वह एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और यहाँ पर सिर्फ हम योग्यताओं को ही नहीं असेस करते, बच्चे की योग्यताओं को, उनकी एबिलिटीज़ को ही सिर्फ आंकते नहीं हैं, बल्कि उनकी पूरी की पूरी पर्सनालिटी को व्यापक रूप से आंका जाता है, जिसमें कि उनकी स्कॉलिस्टिक और को स्कॉलिस्टिक एरियाज़ दोनों में बच्चे की क्या एबिलिटीज़ हैं, क्या योग्यताएं हैं, उनको आंका जाता है। इसीलिए ये एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव होती है। होलिस्टिक पर्सपेक्टिव मतलब एक संपूर्ण रूप से हम एक बच्चे की पर्सनालिटी को हम एसेस कर पाते हैं। असेसमेंट और इवैल्यूएशन का कार्य सिर्फ ये नहीं होता है कि हम बच्चे को ग्रेडिंग दे सकें या उसको सर्टिफाई कर सकें, पर कहीं ना कहीं एक शिक्षक अपनी जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसको इम्प्रूव करना चाहता है। जो भी उसने लर्निंग रिसोर्सेज उसने इस्तेमाल किए हैं टीचिंग लर्निंग में, उसमें वह बदलाव, उसमें चेंजेस, उसमें इम्प्रूवमेंट लाना चाहता है ताकि बच्चे अपनी लर्निंग को एनहांस कर सके, अपनी लर्निंग को और अच्छी तरीके से बढ़ा सके, उसको एनरिच कर सके। NCF 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ने भी ये कहा है कि असेसमेंट सिर्फ कंटेंट एरियाज़ पे या सब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए, बल्कि बच्चों की उन एरियाज़ पर भी होनी चाहिए जिससे कि उस बच्चे के संपूर्ण विकास हो सके। ऐसे एरियाज़ जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट एजुकेशन, फिज़िकल हेल्थ एजुकेशन, पीस एजुकेशन। और इसी वजह से असेसमेंट सिस्टम कंटिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव, सतत एवं व्यापक होना चाहिए। अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि क्या है कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन। सतत मूल्यांकन हम किसे कहेंगे? सतत या कंटिन्यूअस का मतलब होगा रेगुलर, जो निरंतर चल रही है। इसका मतलब जो असेसमेंट है वो एक रेगुलर एक्टिविटी होनी चाहिए हमारे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। पहले जो हमारे ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ असेसमेंट
में हम 1 या 2 एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट करते थे साल में, और उसके द्वारा उस बच्चे ने अपने सब्जेक्ट में, अपने कंटेंट में क्या नॉलेज उसने गेन किया है, उसके बेस पे हम उसको मार्क्स और ग्रेड्स देते थे। और वो मार्क्स और ग्रेड्स उस बच्चे की कहीं पर भी उसकी एक तरीके से मदद नहीं करता था कि वो अपने नॉलेज का और विस्तार कर सके, वो बढ़ा सके। कंटिन्यूअस असेसमेंट जो है उसमें बच्चे की परफॉर्मेंसेस को एसेस किया जाता है, फॉर्मली भी और इनफॉर्मली भी, और यह टीचिंग के दौरान की जाती है। टीचर बहुत सारे टेक्निक्स जैसे कि ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, अपने द्वारा असेसमेंट, या समूह द्वारा, जो बच्चे का समूह है, पीयर असेसमेंट, उसके द्वारा, या किसी ग्रुप वर्क के द्वारा, या प्रोजेक्ट्स के द्वारा किया जाता है। इसी वजह से असेसमेंट जो है वो इंटीग्रेट किया गया है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, और कहीं ना कहीं हम उसको एक लेसन के एंड होने पर, या कोई यूनिट के एंड होने पर, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या एनुअल टेस्ट के माध्यम से भी करते हैं। अब हम बात करते हैं कि असेसमेंट के कुछ घटक हैं जिनके बारे में पहले भी डिस्कस किया गया है, जैसे ऑब्जेक्टिव्स, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, साथ ही साथ लर्निंग एक्सपीरियंसेस क्या दिए गए हैं बच्चों को, असेसमेंट के प्रोसीजर्स क्या हैं, और साथ ही साथ आप कौन सी विषय वस्तु या कंटेंट आप पढ़ाएं। ये चारों जो कंपोनेंट्स हैं एक तरीके से ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। कंटिन्यूअस असेसमेंट में शिक्षक कंसर्न रहता है कि उसका जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है वो अचीव हो पा रहा है या नहीं। वो यह भी ये देखता है कि बच्चे को कंटेंट की जो नॉलेज है वह बच्चा अचीव कर पा रहा है या नहीं। उन कंटेंट की नॉलेज के लिए जो उसने वह सीखने के अनुभव दिए हैं, लर्निंग एक्सपीरियंसेस दिए हैं, क्या वो बच्चा उसको अच्छी तरीके से रिसीव कर पा रहा है, और कितना असेसमेंट के द्वारा बच्चे ने अपनी लर्निंग को कितना बढ़ाया है। ये चारों घटक जो हैं वो एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड हैं, डिपेंडेंट हैं, और ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब हम असेसमेंट को टीचिंग लर्निंग के साथ, बच्चे की जो अलग अलग एक्टिविटीज़ जो दी जाती हैं टीचिंग लर्निंग के दौरान, उसमें भी हम असेसमेंट कर पाएँ। कंटिन्यूअस असेसमेंट इसलिए ज़रूरी होता है ताकि शिक्षक जो भी बच्चे में जो बिहेवियरल चेंज या लर्निंग बिहेवियर जो बच्चे में बदलाव लाना चाहता है, उसके अनुसार वह अपनी टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ को वह क्या कर सके, चेंज कर सके। अब बात करते हैं कि व्हाट इज़ कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, व्यापक मूल्यांकन क्या है। देखिए, एनसीईआरटी ने ये कहा है कि जितने भी विद्यालय में जो भी गतिविधियां होती हैं उसको हम स्कॉलिस्टिक एक्टिविटीज़ या शैक्षिक गतिविधियों का नाम लेते हैं, लेकिन एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इन्हीं एक्टिविटीज़ को भी 2 पार्ट्स में बांट देते हैं। जैसे कि जो भी विषय वस्तु से आधारित हैं उनको हम लोग स्कॉलिस्टिक एक्टिविटीज़ या एरियाज़ में बांटते हैं, और जो अन्य एस्पेक्ट्स हैं एक पर्सनालिटी के, उसके लिए हम लोग को स्कॉलिस्टिक एबिलिटीज़ में बांट देते हैं। अब स्कॉलिस्टिक एबिलिटीज़ के लिए अब एक शिक्षक कैसे उसका मूल्यांकन कर पाता है, जैसे विषय वस्तु आधारित वो उसको असाइनमेंट्स देते हैं, प्रैक्टिकल्स दिए जाते हैं, प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं, अलग अलग प्रकार के टेस्ट किए जाते हैं, और वो कंपोनेंट्स जो कि
को स्कॉलिस्टिक एरियाज़ के लिए इंक्लूड किए जाते हैं वो हैं जैसे उनकी एटीट्यूड्स के लिए, उनकी पर्सनालिटी के लिए, सोशो कल्चरल डेवलपमेंट के लिए, इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए, डेवलपमेंट एरियाज़ ऑफ आर्ट, क्राफ्ट, हेल्थ, फिज़िकल एजुकेशन, योगा एंड पीस एजुकेशन। ये दोनों एरियाज़ में, करिकुलर एरियाज़ एंड को करिकुलर एरियाज़ में जब डेवलपमेंट होता है तभी एक विद्यार्थी का संपूर्ण विकास हो पाता है। इसीलिए कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन का मतलब व्यापक इवैल्यूएशन, जिसमें कि इन दोनों एरियाज़ में डेवलपमेंट को आंका जाता है। इसके लिए एक शिक्षक अलग अलग प्रकार के टूल्स और टेक्निक्स का इस्तेमाल करता है। टूल्स जैसे इंटरव्यूज़, ऑब्जर्वेशन, रेटिंग स्केल, चेकलिस्ट, एटीट्यूड स्केल्स, ये सभी टूल्स हैं कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन के। अब हम एक चित्र के माध्यम से कहीं ना कहीं ये जानने की कोशिश करते हैं कि वो कौन कौन से तकनीक हैं जो कि स्कॉलिस्टिक एंड को स्कॉलिस्टिक एरियाज़ में इस्तेमाल किए जाते हैं। स्कॉलिस्टिक एरियाज़ में जिसमें कि एक विषय से संबंधित उस बच्चे की नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन स्किल्स, इसमें हम कौन कौन से तकनीक इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे हम रिटन में, ओरल में या प्रैक्टिकल। टूल क्या इस्तेमाल होगा इसमें? टेस्ट्स। को स्कॉलिस्टिक एरियाज़ में जैसे सबसे पहली बात हम लोगों ने करी फिज़िकल हेल्थ एंड योगा एजुकेशन के लिए, उसमें उस बच्चे की बेसिक अंडरस्टैंडिंग है या नहीं हेल्थ की, योगा, फिज़िकल फिटनेस, तो इसके लिए हम टेक्निक्स क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? एक्सरसाइजेज या मेडिकल चेकअप्स या ऑब्जर्वेशन। साथ ही साथ हैबिट्स के लिए जैसे हेल्थ हैबिट कैसा है, स्टडी हैबिट्स कैसी हैं, वर्क हैबिट्स, उसके लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? ऑब्जर्वेशन टेक्निक्स। साथ ही साथ इसमें और जो को स्कॉलिस्टिक एरियाज़ हैं जिसमें कि इंटरेस्ट, बच्चे को लिटरेरी इंटरेस्ट है, आर्टिस्टिक है, साइंटिफिक है, म्यूज़िकल है, सोशल, इसके लिए हम टेक्निक कौन सा यूज़ करेंगे? ऑब्जर्वेशन। एटीट्यूड्स, बच्चे की एटीट्यूड टुवर्ड्स स्टडीज़, टुवर्ड्स टीचर, टुवर्ड्स सेल्फ, टुवर्ड्स पीयर्स, अपने फ्रेंड्स के प्रति, टुवर्ड्स स्कूल्स, टुवर्ड्स सोसाइटी, इसको भी जानने के लिए, इवैल्यूएट करने के लिए हम ऑब्जर्वेशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। अब कहीं ना कहीं इसके अलावा और भी को स्कॉलिस्टिक एरियाज़ हैं जैसे कि लाइफ स्किल्स एंड वैल्यूज़। इसमें जैसे बच्चे को सेल्फ अवेयरनेस या इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, क्रिटिकल थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, coping with emotions, coping with stress, empathy, interpersonal relationship, creative thinking, problem solving, ये सभी चीज़ों को हम लोग किसके द्वारा? ऑब्ज़र्व करके। साथ ही साथ पार्टिसिपेशन इन अदर एक्टिविटीज़ जैसे गेम्स एंड स्पोर्ट्स, कल्चरल, सोशल, कम्युनिटी सर्विसेज, इसको भी हम ऑब्जर्वेशन के द्वारा अलग अलग गतिविधियों में जब बच्चा भागीदारी करता है तो एक शिक्षक ऑब्ज़र्व करके ये उसकी जो क्वालिटीज़ हैं, ये जो एबिलिटीज़ हैं, उसको वह क्या करता है? आकलन करता है। अब बात करते हैं कि इसके फंक्शंस क्या हैं सीसीई के। सबसे पहला कि कहीं ना कहीं ये हेल्प करता है एक टीचर को ऑर्गेनाइज करने में अपनी इफ़ेक्टिव टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ को। कंटिन्यूस एवैल्यूएशन के द्वारा बच्चे की जो प्रोग्रेस है, उसकी जो एबिलिटीज़ है, उसकी जो अचीवमेंट्स है, उसका रेगुलर असेसमेंट किया जाता है और इसी के अनुसार शिक्षक अपनी टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ को ऑर्गेनाइज करता है। इसके साथ ही साथ कहीं ना कहीं इससे हम बच्चे की स्ट्रेंथ, उसकी वीकनेसेस को भी डायग्नोस करते हैं। इसके अलावा ये
टीचर को इमीडिएट फीडबैक प्रोवाइड करता है। टीचर डिसाइड कर पाता है कि बच्चों को एक पर्टिकुलर यूनिट या पर्टिकुलर कंसेप्ट समझ में आया या नहीं, क्या उसको रीटीचिंग की आवश्यकता है या रेमेडियल इंस्ट्रक्शंस की आवश्यकता है। साथ ही साथ वह स्टूडेंट्स, इसके द्वारा स्टूडेंट्स भी मोटिवेट होते हैं, क्योंकि उनको अपनी जो स्ट्रेंथ्स हैं, उनकी वीकनेसेस हैं, उनके बारे में पता चलता है और उनको मोटिवेशन मिलता है कि वह सेल्फ लर्निंग कर सकें। साथ ही साथ एक तरीके से ये एक रियलिस्टिक सेल्फ असेसमेंट है। यहाँ पर वह एक विद्यार्थी किस प्रकार से स्टडी कर रहा है उसको समझता है। साथ ही साथ अपनी लर्निंग एबिलिटीज़ को किस प्रकार से उसने बढ़ानी है, अपनी वीकनेसेस के द्वारा उसको पता चलता है कि कौन से एरियाज़ हैं जिसमें इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। साथ ही साथ ये एक लर्नर को हेल्प करता है कि वह ऐसे एरियाज़ ऑफ इंस्ट्रक्शन को आइडेंटिफाई कर सके जिसमें कि ज़्यादा उसको एम्फेसिस की ज़रूरत है। इसमें कुछ एरियाज़ जैसे कि बच्चा जान सकता है कि उसका इंटरेस्ट एरिया क्या है, उसकी एप्टीट्यूड कैसी है, और कहीं ना कहीं डेवलपमेंट होता है उसके सेल्फ कंसेप्ट का भी। ये हेल्प करता है बच्चों में जो एटीट्यूड में बदलाव आ रहा है या वैल्यू सिस्टम्स में जो बदलाव आ रहा है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। साथ ही साथ ये हेल्प करता है डिसीजंस लेने के लिए फ्यूचर के रिगार्डिंग, जैसे 9th में या 11th में बच्चे कौन से सब्जेक्ट्स उसको लेने चाहिए, चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स के लिए कौन से कोर्सेज़ उसको ऑप्ट करने चाहिए या कौन से करियर्स की तरफ उसको बढ़ना चाहिए, इसके लिए भी उन डिसीजंस को लेने के लिए हेल्पफुल होता है। साथ ही साथ ये कहीं ना कहीं एक रिपोर्ट देता है कि बच्चे की स्कॉलिस्टिक और स्कॉलिस्टिक एरियाज़ में किस प्रकार से प्रोग्रेस हो रहा है और किस प्रकार से उसके माध्यम से हम उसके फ्यूचर के सक्सेस को भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ टीचर्स सीसीई के दौरान वो अलग अलग प्रकार के टूल्स को भी यूज़ करते हैं जिसके माध्यम से बच्चे की एबिलिटीज़ को जाना जा सकता है अलग अलग एरियाज़ में, स्कॉलिस्टिक एज वेल एज़ को स्कॉलिस्टिक एरियाज़ में। अब कहीं ना कहीं स्कॉलिस्टिक एरियाज़ में हम लोगों ने बात की है कि वो कंटेंट स्पेसिफिक होता है, जिसमें कि हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि बच्चे की क्या नॉलेज, क्या अंडरस्टैंडिंग, क्या एप्लीकेशन, क्या एनालिसिस, कितना वो सिंथेसिस कर पा रहा है, कितना क्रिएटिव हो रहा है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में जो कि उसको विद्यालय में पढ़ाया जा रहा है। इसके लिए अभी मैं डिस्कस करना चाहूँगी सीबीएसई द्वारा जो एक सीसीई स्कॉलिस्टिक एरिया में जो अडॉप्ट की जा रही है, जो प्रैक्टिस की गई है अपर प्राइमरी और सेकेंडरी स्टेजेस के लिए, ये एक चित्र के माध्यम से दिया गया है। यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं जिसमें 3 लैंग्वेजेस, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, लैंग्वेज 3, साथ ही साथ मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस एंड एक कोई भी दूसरा विषय। अब यहाँ पे जो असेसमेंट की जाती है स्कॉलिस्टिक एरियाज़ में वह 2 सेशंस में की जाती है। द फर्स्ट हाफ ऑफ द सेशन इज़ हाफ ईयरली एंड द सेकेंड हाफ इज़ द ईयरली असेसमेंट। यहाँ पर 20 मार्क्स जो हैं वह पीरियोडिक असेसमेंट के लिए हैं और 80 मार्क्स जो हैं वह हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के लिए। सिमिलर इज़ इन टर्म 2 ऑल्सो, जिसमें कि 20 मार्क्स जो हैं वह पीरियोडिक असेसमेंट के लिए हैं और 80 मार्क्स जो हैं वो फाइनल ईयर एग्जामिनेशन मार्क्स के लिए। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे 10 मार्क्स जो हैं वो पीरियोडिक टेस्ट्स के लिए दिए गए हैं। पीरियोडिक टेस्ट जैसे कि एक तरीके से पेन पेपर टेस्ट हो सकता है जो कि हाफ ईयरली एग्ज़ामिनेशन से पहले लिया जाता है।
सेम वे टर्म 2 में भी पीरियोडिक टेस्ट के लिए 10 मार्क्स हैं। सेकेंड इसमें है नोटबुक सबमिशन के लिए, जैसे जो भी असाइनमेंट्स बच्चों को दिए गए या प्रोजेक्ट्स या फाइल्स या होमवर्क जो भी दिए जाते हैं उस पर भी बच्चों को एसेस किया जाता है। 5 मार्क्स इन नोटबुक सबमिशन के लिए दिए जाते हैं दोनों टर्म्स में। एंड 5 मार्क्स इज़ फॉर सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटीज़। अब सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होंगी जो बेसिकली उसी सब्जेक्ट्स की अंडरस्टैंडिंग और स्किल को बढ़ाने के लिए वो गतिविधियाँ दी जाती हैं, जैसे क्विज़ेस, डिबेट्स, फील्ड ट्रिप्स या सब्जेक्ट बेस्ड प्रोडक्ट्स। तो इसके लिए भी 5 मार्क्स दिए जाते हैं। और लास्ट में रिटन एग्जामिनेशन, दैट इज़ फॉर 80 मार्क्स इन ईच टर्म। और जो भी मार्क्स कैलकुलेट किए जाते हैं उसको फिर चेंज किया जाता है ग्रेड्स में। एंड ये एक पिक्चर है जिसमें कि ग्राफिकली जिसमें कि एक पिक्टोरियल फॉर्म में आपको बताया गया है, टैबुलेटेड फॉर्म में, जिसमें कि मार्क्स रेंज दिए गए हैं एंड उसके सामने ग्रेडिंग। जो फर्स्ट पार्ट है उसमें 6 to 8th के लिए दिए गए हैं ग्रेड, एंड जो सेकंड पार्ट है उसमें क्लास 9th ऑनवर्ड्स के लिए ग्रेडिंग दी गई है, जिसमें कि 32 एंड बिलो अगर बच्चे ने स्कोर किया है दैट मीन्स ई, वेयर इट नीड्स इम्प्रूवमेंट। वेयरएल्स अगर हम लोग क्लास 9th की बात करें तो 32 एंड बिलो में ई ग्रेड दी गई है, जिसका मतलब है फेल। Similarly 33 and over 40, 33 to 40 इसमें ग्रेड डी, सिमिलर एज इन क्लास 9th ऑनवर्ड्स। तो ऐसे करते हुए मार्क्स रेंज के अकॉर्डिंग ग्रेड्स दिए गए हैं। अब बात करते हैं कि CCE इन को स्कॉलस्टिक एरियाज़। को स्कॉलस्टिक एरियाज़ के लिए CBSE ने मैंडेटरी किया है जो एरियाज़, उसमें सबसे पहला है वर्क एजुकेशन। यहाँ पर वर्क एजुकेशन के लिए जो अलग अलग एक्टिविटीज़ जो दी जाती हैं बच्चों को, जिसमें है क्ले मॉडलिंग या बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, गिफ्ट रैपिंग, स्टफ टॉयज़, डॉल मेकिंग, स्केचेस, कार्टून्स, पोस्टर्स, डायग्राम्स, ग्राफ्स, चार्ट्स, फ्लैनल बोर्ड्स, मॉडल्स, स्पेसिमेंस, स्क्रैप बुक्स। बेसिकली इनका इसका एम यह है कि कहीं ना कहीं इनके माध्यम से बच्चे में क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन स्किल्स, एस्थेटिक्स, वर्क मोटिवेशन, वर्क एथिक्स, कोलैबोरेटिव फंक्शनिंग, ये एबिलिटीज़ जो हों वो डेवलप हो सके। द सेकेंड एरिया इज़ आर्ट एजुकेशन। आर्ट एजुकेशन के द्वारा फॉर्मल स्कूलिंग में बच्चों को एक तरीके से जो हमारी कल्चरल आइडेंटिटी है, जो भी डाइवर्सिटीज़ हैं, जो रिचनेस है कल्चरल की, उसको बच्चों को बताना, उसके साथ बच्चों को फेमिलियर करवाना, एक्वेंट करवाना बच्चों को। इसमें अलग अलग एक्टिविटीज़ प्रैक्टिस की जाती हैं, को स्कॉलस्टिक एक्टिविटीज़ आर्ट एजुकेशन के अंतर्गत, जिसमें विजुअल आर्ट्स के अंतर्गत हम लोग ड्राइंग एंड पेंटिंग, कोलाज मेकिंग, फोटोग्राफी, कंप्यूटर ग्राफिक्स, रंगोली, वॉल पेंटिंग, स्कल्पचर मेकिंग, क्ले मॉडलिंग, टेराकोटा, कार्विंग एंड रिलीफ वर्क, पेपर मशी का वर्क, मास्क मेकिंग, वेस्ट मटेरियल से कुछ कंस्ट्रक्ट करना, पॉटरीज, ये सारी विजुअल आर्ट्स के अंतर्गत आती हैं। एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स के अंतर्गत थिएटर, ड्रामा, म्यूज़िक, बोथ इंस्ट्रूमेंटल, वोकल, डांस, इसको इंक्लूड किया जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट है इसमें हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन। हेल्थ एक क्रिटिकल इनपुट है एक बच्चे की संपूर्ण विकास के लिए। इसी वजह से हेल्थ और फिज़िकल एजुकेशन एक तरीके से इंटर रिलेटेड है।
और एक साउंड हेल्थ और माइंड के लिए कहीं ना कहीं आवश्यकता है, एक रेगुलर पार्टिसिपेशन होनी चाहिए अलग अलग फिज़िकल एक्टिविटीज़ में। और ये तभी पॉसिबल है जब हम स्कूल के करिकुलम में ऐसी गतिविधियों को सम्मिलित करते हैं। एक रेगुलर हेल्थ चेकअप ज़रूरी है विद्यालय में, ताकि हमें समय समय पर पता चल सके कि बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट किस प्रकार से हो रही है। साथ ही साथ बच्चों को यह भी सिखाया जाता है कि किस प्रकार से प्रॉपर सैनिटेशन प्रैक्टिसेस इंक्लूड, जिसमें कि हाइजीन प्रैक्टिस को इंक्लूड करना, सैनिटेशन प्रैक्टिसेस को, एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करना, सिर्फ घर ही नहीं बल्कि विद्यालय पर भी। तो इसके लिए अलग अलग प्रकार की को स्कॉलिस्टिक गतिविधियाँ की जाती हैं, जैसे कि गेम्स एंड स्पोर्ट्स। विद्यालयों में खो खो, कबड्डी, रनिंग, जंपिंग, अलग अलग गेम्स खिलाए जाते हैं। साथ ही साथ पार्टिसिपेशन इन एनसीसी, एनएसएस, स्काउट्स एंड गाइड्स, मेडिटेशन को प्रैक्टिस करना, योगा प्रैक्टिस करना, गार्डनिंग, श्रमदान, मार्शल आर्ट सिखाना, जिम्नास्टिक सिखाना, फर्स्ट एड को इंक्लूड किया जाता है। एंड लास्टली इट्स द एरिया ऑफ डिसिप्लिन। कहीं ना कहीं इसमें इंक्लूड किया जाता है, जैसे बच्चे रेगुलर आ रहे हैं या नहीं, रेगुलर अटेंडेंस है या नहीं, सिंसियर है या नहीं, सिंसियरिटी, उस बच्चे का बिहेवियर, सोशल वैल्यूज़ क्या डेवलप हो रही है, टाइडीनेस, साफ़ सफाई, साफ़ सुथरा बच्चा रहता है या नहीं, रूल्स एंड रेगुलेशन के प्रति उसमें रिस्पेक्ट है या नहीं, एटीट्यूड किस प्रकार का है सोसाइटी के प्रति, नेशन के प्रति। और ये इसके लिए शिक्षक ऑब्जर्वेशन टेक्निक का इस्तेमाल करता है, और जो भी डेली, जो भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान जो भी डेली एक्टिविटीज़ की जाती है, उसमें उस बच्चे की भागीदारी को ऑब्ज़र्व किया जाता है। जो भी गतिविधियाँ, चाहे वो स्कॉलिस्टिक हो, चाहे को स्कॉलिस्टिक एक्टिविटीज़ हो, उसमें उस बच्चे की भागीदारी को ऑब्ज़र्व किया जाता है। और इन चारों एरियाज़ पे, जो ये को स्कॉलिस्टिक एरियाज़ हैं, इन पे बच्चों को ग्रेडिंग दी जाती है। अब हम बात करते हैं ग्रेडिंग सिस्टम की। ग्रेडिंग किसे कहेंगे? ग्रेड एक तरीके से इंडेक्स है किसी वैल्यू जजमेंट का, जो कि बताता है किसी बच्चे की पोजीशन इन रेफरेंस टू, किसके रेफरेंस में कुछ नॉर्म्स या कुछ क्राइटेरियाज़ हैं, उसमें उस बच्चे की पोजीशन क्या है। बेसिकली ये एक तरीके से क्वालिटेटिव असेसमेंट है बच्चे की अचीवमेंट्स का, ना कि क्वांटिटेटिव। पहले हम लोग क्वांटिटेटिव असेसमेंट करते थे, और कुछ कमियों के कारण ग्रेडिंग सिस्टम को अपनाया गया है। उस क्वांटिटेटिव असेसमेंट जिसमें कि बच्चों को मार्क्स या परसेंटेजेस दिए जाते थे, तो अब इसकी उत्पत्ति क्यों हुई, ग्रेडिंग सिस्टम को क्यों लाया गया? बेसिकली कुछ कारण हैं, जिसमें कि जो एग्ज़ामिनर्स के जो एग्ज़ामिनिंग का जो स्टैंडर्ड होता है वो डिफ़र करता है, इसलिए उसमें जो स्टैंडर्ड एरर ऑफ मेजरमेंट है वो आ जाता है, जो कि रेंज कर सकता है 5 से 20 मार्क्स तक भी अलग अलग विषयों में। इवैल्यूएशन की क्राइटेरियाज़ जो हैं वो डिफ़र करती हैं बोर्ड टू बोर्ड, फ्रॉम यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। कहीं कहीं पर एग्ज़ामिनर्स सब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग, कहीं पे टफ मार्किंग, कहीं पे इजी मार्किंग भी होते हैं। इसका मतलब मार्किंग जो है वह एग्ज़ामिनर्स का प्रॉपरली स्केल्ड नहीं था, और इस कारण से जो भी बच्चे ने स्कोर किया है वो कहीं ना कहीं, मान लीजिए परसेंटेजेस में अगर उसने स्कोर किया है, तो वह उस बच्चे की स्टेटस को एक मार्क्स के डिफरेंस से या 1% के डिफरेंस से उस बच्चे की स्टेटस को भी चेंज कर देता है। इफ़ अ पर्सन हैज़ स्कोर्ड 59, दैट मीन्स ही इज़ अ सेकेंड डिवीज़न स्कोरर। तो मेयर 1 परसेंटेज मार्क्स से
उसकी जो स्टेटस है वो चेंज हो जाती थी, और इस कारण से काफ़ी ज़्यादा कट थ्रोट कंपटीशन होना शुरू हुआ, और इस कारण से बहुत सारे बच्चे इससे प्रभावित होते रहे और डिस्टर्ब होते रहे। तो कहीं ना कहीं मार्किंग के द्वारा एक तरीके से कंपटीशन बढ़ता गया और बच्चे डिप्रेशन का शिकार होते गए जो स्कोर कम कर पा रहे थे। तो इसी वजह से ग्रेडिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया, जहाँ पर कि क्वांटिटेटिव क्वांटिटेटिवली किसी बच्चे की अचीवमेंट को न एसेस करके, बल्कि उसका क्वालिटेटिवली असेसमेंट किया गया। हाँ, सो स्टूडेंट्स, this much for today. Thank you so much. Thank you for listening.